नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि इसमें हम लोगों ने लूसेंट स्टार्ट की हुई है। तो लूसेंट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? धर्म ग्रंथों के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी कि धर्म ग्रंथ हमारे कितने। उसके बाद हम लोग आज ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने वाले थे। अगर मैं इस पर बात करूं तो धर्म ग्रंथ मैंने वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराणों के बारे में आपको पूरा प्रॉपर बताया था। वेद 4, उपनिषद 108, पुराण 18, वेदांग 6। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेदों को समझने के लिए। सबसे पुराना जो पुराना आपका वो हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्मृतियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में हम लोग देखेंगे? स्मृतियों के बारे में। स्मृतियां कौन कौन सी स्मृतियां हो तो आपको पढ़नी है सिर्फ दो, मनुस्मृति और आपको नारद स्मृति। कौन कौन सी आपको स्मृतियां पढ़नी है इसमें? मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति जो आपकी है ये सबकी प्राचीन स्मृति आपकी हो जाएगी, और जो दूसरी आपकी नारद स्मृति है वो दूसरी स्मृति आपकी हो जाएगी। तो सबसे प्राचीन मनुस्मृति। कौन सी स्मृति आपकी हो जाएगी? मनुस्मृति। इसमें मनुस्मृति में किस वंश से संबंधित है? ये शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश के संस्थापक आपके कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो थे वो इसी के क्या थे? पुरोहित थे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि पतंजलि किस शासक के दरबार में पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के यहाँ वो पुरोहित थे। नारद स्मृति की बात करें तो नारद जी क्या थे? वो हर आदमी के मन के अंदर की गुप्त बातें पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते थे? गुप्त बातें। तो क्या हो गया? किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं आपको लूसेंट रटवाऊंगा, नहीं समझाऊंगा। रटवाएंगे सभी लोग, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। रटना नहीं, हमें सिर्फ क्या करनी? चीजों को समझना। तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर मैं स्मृतियों की बात करूं तो स्मृतियां आपको कंफर्म हो गई होंगी, मनुस्मृति और आपको नारद स्मृति। इसके बाद मैं बात करूंगा जातक और आगम ग्रंथों की। आपने बहुत सुना होगा जातक और आगम, लेकिन आपको अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं चीजों पर होता है कि कौन सी किस धर्म से संबंधित है। जा का जोड़ा कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जा का। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कौन से वाले बौद्ध धर्म से? महात्मा बुद्ध वाले बौद्ध धर्म से। और आगम जैन धर्म से। जैन धर्म वाले मतलब कौन से? जिसमें श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदाय होते हैं। ऋषभ देवनाथ जी इसके पहले तीर्थंकर हैं, वो से जैन धर्म। इसमें जा का जोड़ा कभी नहीं होगा। जहां जातक होगा वहां बौद्ध, मतलब जातक जैन नहीं होगा। अगर जातक की बात करें तो किससे संबंधित है? वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। अगर मैं बात करूं, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे। एक तो था आपका महायान और दूसरा आपका था हीनयान। ये आपको जब मैं बौद्ध धर्म में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगी कौन सी बौद्ध संगीति में और किसके शासनकाल। 4 बौद्ध संगीतियां हुई, चौथी में ही इसका विभाजन इसमें हुआ था। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो इससे संबंधित एक हीनयान से एक थी, क्या थी? कथा थी। और कथा के आगे हम लगा देंगे वस्तु, तो क्या हो गया? कथा वस्तु। इसमें किसके बारे में बात की गई है? इसके कौन थे जो किसके बारे में से पढ़ते हैं? तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कथा वस्तु में, जो हीनयान से संबंधित है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जातक के बाद जो अगला हमारा आगम किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, इसमें 24वें तीर्थंकर हुए, मतलब इस धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ लोग आए जिन्हें हम लोग इसमें तीर्थंकर करते थे। वो थे आपके महावीर स्वामी, जिनके बाद से कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, यानी कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जो आपके महावीर स्वामी थे। और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म का माना जाता है। अगर मैं बात करूं जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभ देव जी। अगर इसमें बात करें जैन धर्म 2 संप्रदायों में
एक तो था आपका विभाजित था, एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा था आपका दिगंबर। ये चीज आपको कंप्लीट हो गई होगी, यानी कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस किस में, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, इन दो चीजों में डिवाइड हो गया था। तो आपको अब आगे से मुझे नहीं लगता आपको कि आपको जातक और आगम में कंफ्यूजन कभी, जा का जोड़ा कभी नहीं हो, आपको सिर्फ इतना ध्यान, जातक में क्या होगा, बौद्ध धर्म, क्योंकि जातक और जैन का दोनों कॉम्बिनेशन कभी नहीं होगा। अगर आपने ये चीज समझ ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो अगला ग्रंथ वो आपका राज तरंगिणी। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, राज तरंगिणी। ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी कल्हड़ महोदय की पुस्तक। कल्हड़ महोदय ने इस पुस्तक को लिखा जिसका नाम हुआ आपका क्या, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता। कश्मीर का पुराना नाम कुंडलवन, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कनिष्क के समय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन, यानी कि आज की कश्मीर में। राज तरंगिणी में किसमें, कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। किसी के इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में, कि कश्मीर में उस समय क्या कैसा था वो हमें राज तरंगिणी से मालूम चलता है। राज तरंगिणी पुस्तक कल्हड़, राज तरंगिणी से पता क्या चलता है हमें, कश्मीर का इतिहास। अगर इसके बाद बात करूं, जो अगली आपकी पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अर्थशास्त्र, जो बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसे लिखने वाला जो है वो बहुत ही फेमस आदमी है। अर्थशास्त्र को लिखा आपके चाणक्य महोदय ने। चाणक्य का नाम किसने नहीं सुना होगा, आपने इतनी सारी ढेर सारी चाणक्य नीतियां सुनी होंगी, वो सब उन्होंने अर्थशास्त्र में ही लिखी थी। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कई बार पूछा भी गया है, तो कौटिल्य कह दीजिए आप, चाहे विष्णुगुप्त कह दीजिए, ये सब चाणक्य के ही नाम थे। यानी कि एक ही इंसान के अलग अलग नाम, यानी कि पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो आपकी राजनीति से संबंधित है, क्योंकि इसमें ढेर सारी बातें राजनीति से संबंधित बताई गई हैं कि राजा का धर्म क्या है, राजा का प्रजा का पालन पोषण क्या कैसी नीतियां हैं, वो सब आपके अर्थशास्त्र में कौटिल्य महोदय यानी कि आपके विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य जी ने ढेर सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। कौटिल्य कहाँ थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, मौर्य वंश में। मौर्य वंश में किसके समय में, इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को इन्होंने ही राजा बनाया था, इस बात को समझिएगा। इन्होंने बिना युद्ध लड़े अपनी नीतियों के दम पर चंद्रगुप्त को शासक बनाया। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त को शासक किसने बनाया, कौटिल्य ने। एक विश्व में बहुत ही फेमस पुस्तक हुई द प्रिंस के नाम से। किस नाम से, द प्रिंस। और जो इसके लेखक थे मैकियावेली थे। तो एक कई बार क्वेश्चन में पुस्तक आ जाता है कि द प्रिंस जो मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक है, इस पुस्तक की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से या किस किताब से की जाती है, तो इसकी पुस्तक किससे करते हैं हम लोग, जो राजनीति से संबंधित है, अर्थशास्त्र से इसकी तुलना करते हैं। द प्रिंस की तुलना हम लोग किससे करते हैं, अर्थशास्त्र। तो आप समझ सकते हैं अर्थशास्त्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और हम आगे अब चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के। आप इसमें देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना, उनका पुत्र बिंदुसार, और इसके बाद कौन आया आपका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां से ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब हम आगे मूव करेंगे। भारत में अरबों के आक्रमण, जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, किनका आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तो उसमें एक किताब लिख दी गई। किसमें, भारत में अरबों के आक्रमण, और इसी नाम से एक किताब यहाँ पर लिख दी गई, जिसका नाम क्या था, चचनामा। मतलब जब अरबों ने इस देश पर आक्रमण किया भारत में, तो भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उसमें एक पूरी की पूरी किताब लिख दी गई, जिसे लिखा किसने, अली अहमद ने लिखा। यानी कि जो उस पुस्तक का नाम क्या था, चचनामा, और लिखने वाले का नाम आपका अली अहमद। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा कि अली अहमद ने चचनामा पुस्तक लिखी, जिसमें भारत में अरबों के आक्रमण से संबंधित ढेर सारी चीजें बताई गई। इसके बाद एक पुस्तक आपकी लिखी पाणिनि महोदय ने। ये बुक किसने लिखी थी,
पाणिनि महोदय ने लिखी थी। और बुक का नाम आपका अष्टाध्यायी। ये बुक जो आपकी है ये संस्कृत व्याकरण की पहली बुक थी और इसमें भारत में मौर्यों के पहले का इतिहास जानने को मिलता है। यानी कि ये जो बुक थी ये संस्कृत व्याकरण की पहली बुक थी। किसकी पहली बुक थी? संस्कृत व्याकरण की पहली बुक, यानी कि अष्टाध्यायी। और इसमें मौर्यों के पहले का, किसके पहले का? मौर्यों के पहले के बारे के इतिहास में पूरी जो जानकारी है वो पाणिनि रचित अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है, जो कि आपके संस्कृत का पहला काव्य भी था। और इसी में आपके मौर्यों के पहले इतिहास की जानकारी भी मिलती है। अगर मैं अष्टाध्यायी की बात करूं तो इसके बाद जो अगली बुक होगी हमारी वो होगी गार्गी संहिता। अगर मैं गार्गी संहिता के बारे में बात करूं तो इसके जो रचयिता हैं वो आपके कात्यायन हो जाएंगे और इसमें ज्योतिष से संबंधित एक किताब है। और ये जो बुक है ये इसमें यवनों का जब भारत में आक्रमण हुआ था उसके बारे में जानकारी आपको किसमें दी गई है? गार्गी संहिता में दी गई है। तो गार्गी संहिता, इसके बाद जो बात करेंगे किसकी करेंगे? गार्गी संहिता की करेंगे। गार्गी संहिता के जो रचयिता हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? गार्गी संहिता के रचयिता हो जाएंगे कात्यायन। कौन हो जाएंगे? कात्यायन। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें भारत में किसके बारे में जानकारी से प्राप्त होती है? यवनों के आक्रमण से जो संबंधित जानकारियां थी वो आपके गार्गी संहिता, जिसे कात्यायन ने लिखा था, उससे हमें प्राप्त होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बाद जो अगला होगा वो हो जाएगा आपका महाभाष्य। क्या हो जाएगा? महाभाष्य। रचयिता आपके पतंजलि। आजकल एक प्रोडक्ट भी चल रहा है बाबा रामदेव वाला पतंजलि, वही वाला पतंजलि समझिए। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी इन पतंजलि को कहा जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र जो शुंग थे आपके, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, इनके पुरोहित थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किनके पुरोहित थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? महाभाष्य, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। वो मैंने ऐसा ही बोल दिया था, रामदेव इन सब चीज़ों को थोड़ा सीरियस में, ये मैं ऐसा इसलिए कह देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। क्या हमने पढ़ा? गार्गी संहिता, कात्यायन। जानकारी किसके बारे में? यवनों के आक्रमण के बारे में। महाभाष्य पतंजलि, किसके राज पुरोहित? पुष्यमित्र के राज पुरोहित, यानी कि शुंगों के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होगी। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे जो भारत में अरब आए थे उनमें, मतलब जो पुस्तकें लिखी, जो कि अरबी लेखक हों, चीनी लेखक हों, या फिर हिंदी यूनानी लेखक हों, या जो अन्य लेखक, 4 कैटेगरियाँ बांटी गई जिनसे हमें जानकारी मिलती है, तो उनके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक क्या डालेंगे हम लोग? विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। किससे? विदेशी यात्रियों से। क्योंकि जब विदेशी यात्री पहले के समय में आते थे तो क्या करते थे? कुछ ना कुछ लिख के जाते थे या सीख के जाते थे। तो उनसे मिलने वाले, उससे हमारे इतिहास के बारे में क्या पता, उनकी जो लिखी रचनाएं हैं, जैसे कि इब्न बतूता भारत आया तो उसने रिहला नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, तो उस समय यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। तो इस जो टॉपिक को, इसको हमने 4 भागों में पढ़ने की दृष्टि से डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे चीनी लेखकों की। किनकी बात करेंगे? चीनियों के बाद हम बात करेंगे अरबी लेखकों की। किनकी? जो अरब से आए थे, अरब देश से आए। अरबों का आक्रमण आपने एक बुक भी पढ़ी है जो भारत में हुआ था, वही वाला अरबी लेखक हो गए आपके। इसके बाद आपके हो गए हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक। कौन से हो गए? इंडो ग्रीक, एक ही नाम है हिंदी यूनानी, इस चीज को थोड़ा ध्यान। और इसके बाद जो अन्य कैटेगरियां हम लोग बनाते हैं वो जाती अन्य लेखकों की, यानी कि 4 कैटेगरियां इस हिसाब से आपके पास हो गई, चीनी, अरबी, हिंदी यूनानी और आपके अन्य। अगर चीनी की बात करें तो फाहयान हो गया, हिंसांग हो गया, और ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाहयान ने भी अच्छी चीज़ें दी हैं और हिंसांग भी
ने काफ़ी चीज़ें, ह्वेनसांग जो आया था उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया, जबकि किसी और यात्री को यात्रियों का राजकुमार नहीं कहा गया, जबकि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ये किसके समय में आया था? ये आया था आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इसमें, तो मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा इसमें फाह्यान की। किसकी? फाह्यान की। ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया है भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और जो फाह्यान था उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये मध्य प्रदेश आया था और उसने यहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया था? सुखी और इसने समृद्ध बताया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग ह्वेनसांग की, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया था। किसकी बात करेंगे हम लोग इसके बाद? ह्वेनसांग की। किसकी? ह्वेनसांग की। इसे ही यात्रियों का राजकुमार कहा गया है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रियों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है आपको ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग को आपको अच्छे से समझना। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। 629 ईस्वी में ये आया और इसने यहाँ आकर शिक्षा वितरण की। तो किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नालंदा को बर्बाद किसने किया था जी? तो इस चीज को थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नालंदा कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। बिहार ज्ञान की भूमि यानी कि बिहार। बिहारी लोग देख रहे हो तो अच्छे समझिएगा कि आपकी भूमि को ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है। ह्वेनसांग जब आया तो इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा जिसे हम लोग सीयूकी के नाम से जानते हैं। तो ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीयूकी। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार पूछा भी गया है कि सीयूकी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये आपका ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो कि यहाँ आया हुआ था। इसे हम लोग क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। जबकि किसी और यात्री को यात्रियों का राजकुमार नहीं कहा गया है। ये इकलौता ऐसा यात्री है जिसे कि यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। क्या क्वेश्चन आया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये बहुत लोग समझ नहीं पाए। पिलग्रिम का अर्थ क्या होता है? आप इस चीज को पहले समझिए। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री। प्रिंस ऑफ यात्री। और जब यात्रियों हो जाएगा तो पिलग्रिम्स हो जाएगा, यानी कि यात्रियों का राजकुमार, यानी कि प्रिंस ऑफ जो पिलग्रिम्स है वह आपके ह्वेनसांग को ही कहते हैं। इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किसे कहते हैं। इसके बाद जो दो और थे वो थे संयुगन और इत्सिंग, जो कि दोनों वो भी चीन से आए थे। तो कौन कौन से? संयुगन और इत्सिंग। तो इनसे भी इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वो दो जो शुरू के थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि यात्रियों का राजकुमार आपके ह्वेनसांग। मैं बार बार चीजें इसलिए रिपीट करता हूं ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए, आप चीजों को समझ जाएं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और आपको करना क्या है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अरबी लेखकों के बारे में। किनके बारे में बात करने वाले हम लोग आगे? अरबी लेखकों के। अगर अरबी लेखकों में सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, इब्न तूता और अल-बरूनी। कौन सा? इब्न तूता और अल-बरूनी, जो अरबी लेखकों में हम लोग मेनली बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अरबी लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अरबी लेखकों। अरबी लेखकों में हम मेनली दो के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। पहला आपका हो गया इब्न तूता। कौन सा तूता? इब्न तूता, यानी कि जिसकी तूती बोलते हो
वो हो गया आपका इब्न तूता। और दूसरा आपका पढ़ेंगे हम लोग अल बरूनी। अगर बात की जाए इसमें इब्न तूता की, तो इब्न तूता एमबीटी के शासनकाल में आया और इसने इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता हो जाएगा। जबकि अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत रिला आया किसके शासनकाल में, महमूद गजनवी के शासनकाल में आया। तो इब्न तूता का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार चीजें हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान नहीं देते कि इसमें हमें क्या चीजें याद रखनी, वो चीजें माइंड से निकल जाती हैं। तो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता किसका पूरा नाम, इब्न तूता का। इब्न तूता किसके शासनकाल में आया था, एमबीटी के शासनकाल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तूता किस में आया, तुगलक के शासनकाल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगर मैं इसमें अलबरूनी की बात करूं तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी तो आप तो जानते हैं, इसने भारत में आक्रमण किया था। इसका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे फेमस मंदिर महमूद गजनवी का माना जाता है। अगर अलबरूनी की बात करें तो इसका ये यहाँ आया तो इसने कुछ ना कुछ तो भाई लिखा होगा। जैसे सीयूकी किसने लिखी, सीयूकी क्या था, यात्रा वृत्तांत था ना। तो इन भाई साहब ने भी कहा कि हम भी भैया आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लिख के जाएंगे यहाँ से, यहाँ के बारे में जो जानकारी होंगी उसका हमें एक यात्रा वृत्तांत देते हैं। तो अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है उसे हम लोग रिहला के नाम से जानते हैं, जो कि आपके अलबरूनी जी का यात्रा वृत्तांत हो गया। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो अब आगे जो आएंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे अन्य लेखकों की बात करेंगे, और अन्य लेखकों के अलावा जो आपके कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि यूनानी और रोमन लेखक जो आपके रह चुके हैं उनकी भी हम लोग चर्चा इसमें करने वाले हैं। किनकी चर्चा करने वाले हैं, यूनानी रोमन लेखकों की। अगर यूनानी रोमन लेखकों में बात करें तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट लेखक हुए हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग मूव करते हैं। हेडिंग क्या हो गई हमारी, यूनानी रोमन लेखक। कौन से लेखक, यूनानी और रोमन लेखक, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। मैं आपको चीजें यहाँ पर वही डिलीवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले बात करूंगा आपके टेसियस की। किसकी बात करूंगा, टेसियस की। किसकी, टेसियस की, जो कि क्या था, अब ऐसा वैसा आदमी तो भैया होगा नहीं कि उसने लिख दिया हम लोग ने मान ली। ये था ईरान का राजवंश। इससे जानकारी तो मिलती है लेकिन ये थोड़ा सा फर्जी आदमी था भैया यार। इसने जो चीजें लिखी वो सब अफवाहों पर लिखी। किस पे, अफवाहों पर, यानी कि उसका कोई साक्ष्य नहीं था। इसने कुछ भी सुना और कुछ भी लिख दिया। टेसियस इसने कुछ भी सुना और कुछ भी इसने लिख दिया, तो इसे हम लोग थोड़ा, कहाँ का राजवंश था, ईरान का। इसके बाद अगर मैं दूसरी की बात करूं तो आपका हो जाएगा हेराटोटस। क्या हो जाएगा, हेराटोटस। हेराटोटस ने एक बुक लिखी बहुत ही फेमस, जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है उस बुक का, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखी, हेराटोटस ने। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेराटोटस को कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेराटोटस को कहा जाता है। इसकी बुक का नाम हिस्टोरिका, जो हिस्ट्री की सबसे फेमस बुकों में से एक आपकी होगी हिस्टोरिका। तो इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा आपको, टेडियस ने कौन सी, टेडियस कहाँ का राजवंश था, ईरान का राजवंश था। हेराटोटस ने क्या लिखी, हिस्टोरिका लिखी। हेराटोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको भी आसानी से याद होगा। तो आगे मैं मूव करने वाला हूँ सिकंदर, क्योंकि सिकंदर के साथ कई लोग आए यहाँ पर जिनके से हमें यहाँ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिकंदर के साथ जो सबसे पहले सिकंदर को जो जल सेनापति था निर्याकस, क्या नाम था उसका, निर्याकस, जो कि क्या था, जल सेनापति था। जिससे ये चीजें हमें कंफर्म होती हैं कि सिकंदर जो था उसकी जो सेना थी वो जल के थल के साथ साथ जल में भी थी, तभी तो थल इसका जल सेनापति हुआ। जब जल में सेना होगी तब जल सेनापति। इसे आप लोग थोड़ा सा नोट रखें, तो मैं पानी पी लेता हूँ।
तो आइए हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। अब इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो मौर्यों की बात करेंगे। इसमें बात करेंगे हम लोग बिंदुसार के समय कौन कौन से लेखक आए। अगर बिंदुसार के समय की बात की जाए तो डाइमेकस, क्या नाम था उनका, डाइमेकस, जो किसके समय आए, वो अशोक के पप्पा यानी कि अशोक के पिताजी यानी कि बिंदुसार के समय आपको कहाँ आए, यहाँ पर आए। बिंदुसार जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मौर्य वंश, तो बिंदुसार के जन्म से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कहानी, क्योंकि हिस्ट्री ना पूरा गेम ही, हिस्ट्री मतलब कहानियां, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डाइमेकस बिंदुसार के समय आया। अब अगर मान लीजिए बिंदुसार के समय कोई आया तो फिर अशोक के समय भी कोई आना चाहिए, नहीं तो अशोक आपका बुरा मानेगा कि भैया हमारे समय कोई कह नहीं आया। तो डाइनेसियस, क्या नाम है उसका, डाइनेसियस, जो किसके समय आया, अशोक के समय आया। अशोक ने ही कलिंग विजय में, जो कलिंग के राजा थे खारवेल, इनको हराया था, और खारवेल को हराने के बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। बिंदुसार किसके समय, डाइमेकस। डाइनेसियस किसके समय आया, आपके अशोक के समय आया। मिस्र नरेश का ये राजदूत था। डाइनेसियस किसका राजदूत था, मिस्र नरेश का। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं राजदूत रहे होंगे, तब तो इंडिया में ऐसा थोड़ा ना नॉर्मल मुंह उठा के चले आ रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता। इसके बाद हम बात करेंगे टॉलमी की और प्लिनी की। किसकी बात करेंगे, टॉलमी की और प्लिनी की। जो आपके टॉलमी जी हैं, इन्होंने भूगोल का इन्हें पिता, इन्होंने भारत का भूगोल जो सबसे पहले बताया वो टॉलमी ने ही बताया। आपने भूगोल में कई बार पढ़ी भी होगी, तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी, तो टॉलमी ने लिखी। कौन सी पुस्तक का नाम, भारत का भूगोल। और जो आपके प्लिनी महोदय थे, ये कहीं भी जाते तो पिल पड़ते थे लिखने। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम से एक पुस्तक लिखी है। ये कहीं भी गए वहीं लग गया भैया लिखने लगे, वहीं पिल पड़े, कहीं भी देखे पेड़ पौधे, मतलब तो हर तरह की हिस्ट्री हुई, भारत का भूगोल हुआ, ये हुआ। तो एक नेचुरल हिस्ट्री करके भी एक बुक होनी चाहिए ना, पेड़ पौधों के बारे में भी कोई ना कोई जानकारी देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम देंगे, तो इन्होंने एक बुक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, जो किससे संबंधित है, पेड़ पौधे से संबंधित है। लिखी किसने, प्लिनी महोदय ने लिखी। तो ये चीजें आपको सारी धीरे धीरे करके कंफर्म हो चुकी होंगी कि किसके दरबार में कौन आया। आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। मौर्य वंश की जो इन्होंने स्थापना की थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। किन्ने, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके 3 इंपॉर्टेंट मौर्य वंश के शासक थे। बिंदुसार, डाइमेकस आया, डाइमेकस किसके आया, अशोक के समय आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो जिसने स्थापना की, उसके समय में भैया किसी न किसी कौन आया, तो इसके समय में कौन आया, मेगास्थनीज आया। कौन आया, मेगास्थनीज। और इसने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने की। किसके दरबार में आया, अशोक के दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक के दरबार में आया। आया कौन, मेगास्थनीज। बुक का नाम इंडिका। तो ये था कौन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। किसका, सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, कौन था भैया, सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का जल सेनापति मैंने आपको बताया है था निर्याकस। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया, मेगास्थनीज। पुस्तक का नाम इंडिका, किसका राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति, सिकंदर का सेनापति। तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में, क्योंकि कई अभिलेख हुए, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, पुरातत्व संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। अभिलेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, आपने इनका नाम सुना हो। तो किसकी बात करेंगे अब हम लोग, अभिलेखों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अभिलेखों की बात करेंगे। अभिलेख वो होते हैं जो जिन पत्थरों पर कोई चीजें गुदाल दी गई, जिन्हें बाद में पढ़ा गया, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम लोग अभिलेख कहते हैं।
तो अभिलेखों में सबसे पहले बात करेंगे कि जो अभिलेखों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वो एपिग्राफी कहता है। अगर आप कहीं पर भी ग्राफी शब्द समझ पढ़ पा रहे हैं तो ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, किसी चीज को समझना पढ़ना ग्राफी कहलाता है। तो एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन हो गया। ईपी जहाँ लग गया, ईपी में का मतलब आप अभिलेख भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे एशिया माइनर। एशिया माइनर का अभिलेख, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बोलता है कि इसमें 4 देवताओं का, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत, एशिया माइनर के अभिलेख में इसमें चर्चा होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे एशिया माइनर का अभिलेख। किसका अभिलेख? एशिया माइनर का अभिलेख। इसमें कितने देवताओं की? 4 देवताओं की, इंद्र, मित्र, वरुण और जो चौथा है वो नासत। कितने देवता इसमें आपने चर्चा की? इंद्र, मित्र, थोड़ा सा गलत लिख गया था, गलत लिख दूंगा तो आप लोग फिर थोड़ा सा ट्रोल करने लगेंगे। तो मुझे भी धांसू सर जैसे कहना कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो तोड़ देंगे। वो मैं चाहता नहीं। तो एशिया माइनर में 4 देवताओं की चर्चा की गई, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत की। क्योंकि कई बार पूछा गया है कि एशिया माइनर का जो अभिलेख है इसमें किस देवता की चर्चा नहीं की गई। कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से देवता। तो आप जब 4 पढ़ लेंगे, इंद्र हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया और नासत हो गया, तो इसके अलावा जो भी देवता होंगे इसका मतलब उसकी चर्चा वहां पर नहीं की गई। नॉर्मल सी बात है। तो इसके बाद जो दूसरा अभिलेख है वो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है ये? हाथी गुम्फा। और ये अभिलेख में ही सबसे पहले किसकी? भारतवर्ष की चर्चा हुई। किसकी? भारतवर्ष की। इसके पहले पर कहीं पर भी लिखित रूप में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। और इसे किसने बनवाया था, किसके शासनकाल में? तो जिसे कलिंग विजय, अशोक ने जिसको हराकर कलिंग विजय प्राप्त की थी, यानी कि कलिंग नरेश खारवेल। क्या नाम है उनका? कलिंग नरेश खारवेल। अपने समय की बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनका बहुत ही जगह नाम लिखा गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया? कलिंग नरेश खारवेल ने। इसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द की चर्चा मिलती, क्योंकि इससे पहले कहीं पर भी भारतवर्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नासिक। और की किसने? गौतमी बलश्री। किसने? गौतमी बलश्री। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ना से नाक, और जब नाक में बल लगाया तो बल तो वही लगा पाएगा ना जिसके पास कुछ चीजें होंगी, ताकत होगी, है ना। तो नासिक अभिलेख किसने लिखी? गौतमी। लिखा नहीं मतलब किसके शासनकाल का है ये? गौतमी बलश्री के शासनकाल। क्योंकि उस समय जिस शासक के शासनकाल में थे उसको उसी के नाम से भी जाना भी जाता था। इसके बाद जो आपका चौथा है वो हो जाएगा जूनागढ़। जो जूनागढ़ किसके उसका है? जूनागढ़ जो अभिलेख है ये आपका किसका हो जाएगा भैया? जो जूनागढ़ अभिलेख नासिक भारत, वो क्या कहते हैं, नासिक हो गया गौतमी बलश्री का। जो आपका जूनागढ़ हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रतामन का। किसका हो जाएगा? रुद्रतामन का हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा समुद्रगुप्त का। एहोल हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर हो जाएगा आपका मालवा नरेश सुमरवन का। और ग्वालियर हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज का। तो ये सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होंगी, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्कों की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सिक्कों की। सिक्कों में अगर प्राचीन सिक्कों की बात की जाए तो उनको हम लोग क्या कहते थे? तो आहत कहते थे। क्या कहते थे? आहत कहते थे। मतलब उस समय प्राचीन सिक्के जो थे उनको आहत हम लोग कहते थे। अगर मैं बात करूं तो साहित्य में सिक्कों को पाषाणपण कहा गया है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं सिक्कों की।
किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर? सिक्कों की, क्योंकि जो सिक्के थे उनसे हमें ढेर सारी ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानकारी बात है। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा गया? आहद। और जो साहित्य है, क्योंकि कई जगह अलग अलग चीजें कही जाती हैं तो कई अलग अलग नाम भी हो जाते हैं ना उन चीजों को, तो साहित्य में सिक्कों का कहा गया पाषाण। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो एक जगह है अरिकमेरु। कौन सी जगह है? अरिकमेरु। इस जगह में रोमन सिक्के पाए गए। कौन से सिक्के? यानी कि रोमन लोग आए और उस जगह पर सिक्के छोड़कर चले गए, तभी तो वहां पर मिले, नहीं बनते थोड़ा ना था किसी जगह पे कुछ। तो सबसे ज्यादा सिक्कों की बात की है कि सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए, सबसे पहले किसने चलाए, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए किसने चलाई, तो ये सब चीजें मैं अभी आपको बताऊँ। अरिकमेरु जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अरिकमेरु में रोमन सिक्के पाए गए, यानी कि रोमन लोग जब आए तो वहां पर उनने वो क्या कहते हैं, रोमन सिक्के वहां पर छोड़कर चले गए, जो हमें बाद में मिले। अगर मैं इसके बाद बात करूं यहाँ पर ने, तो सोने की जो सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? सोने के जो सिक्के थे वो सबसे पहले किसने चलाए? तो हिंद यूनानियों ने चलाए। किसने? यूनानियों। इस चीज को, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? क्योंकि यही पूछा जा सकता, सबसे पहले किसने चलाए? फर्स्ट टाइम किसने चलाया? यूनानियों ने। सबसे ज्यादा किसने चलाए, यानी कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके समय चले? गुप्त वंश को। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, अगर आपने इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश ने चलाए, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, यानी कि प्योरिटी जो थी, वो किस के शासन काल में, यानी यह कि किस राजा के शासन काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए? तो कुषाण वंश जो था, कुषाणों ने, यानी कि सबसे ज्यादा। इसका एक सबसे ज्यादा प्रतापी जो शासक था, मैंने आपको बताया भी था, जिसके राज्याभिषेक के समय शक संवत था। अगर आपको याद हो ध्यान रखिए, उसका आपको नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि उस शासक का नाम क्या था, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जो कुंडल वन में जिसने राज किया था, जहां पर बौद्ध संगीति भी एक बार हुई है, यानी कि कनिष्क। क्या नाम है उनका? कनिष्क, जिनका 78 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था, और इसी समय शक संवत चलाया गया, जो भारत का ऑफिशियल कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो इसी पर आधारित है। तो आज से ये जो आपका पार्ट 1 था, ये आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग आगे कल से प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में ही हड़प्पा संस्कृति भी मानी जाती है, नहीं सॉरी, प्रागैतिहासिक काल जो इतिहास के नजरिए से 3 काल को, प्रागैतिहासिक, मध्य और जो आधुनिक। प्रागैतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले उनको, मतलब कोई साक्षी नहीं रहा, लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। जब कोई दूसरा वाला उसमें मिला तो, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं कर सकते। और जो सबसे नवीन यानी कि आधुनिक वाला, उसमें मिला भी और उसे पढ़ा भी गया। तो इस तरह से 3 भागों में से कैटेगराइज किया गया, जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और सपने उन्हें की पूरे होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से क्या होता है? उड़ान का पंख से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको उड़ना है तो आपके हौसलों में जान होती है। हौसलों से उड़ान रखिए, अपने जज्बे को इतना मजबूत करिए कि जो चीज आपने सोच ली, जो चीज आपने ठान ली, वो आप करके रहें, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत आपको चुकानी हो। जब चल पड़े तो चल पड़े, क्या हार क्या जीत। जब शुरू कर दी हमने कोई चीज तो उसमें हार जीत नहीं देखनी, परिणाम की चिंता नहीं करनी, उसमें हमको सिर्फ लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, क्योंकि कभी ना कभी सफलता आपको प्राप्त जरूर होगी। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप प्रयास करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, तब आप सफलता जरूर हासिल करते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।